आज जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है वकाटक वंश के बारे में। ठीक, अगर आप वकाटक वंश को पढ़ेंगे, वकाटक वंश को आप जब समझेंगे तो आप ये पाएंगे, ये जो मैप मैंने बनाया है इसीलिए बनाया है ताकि आपको चीज़ें एकदम मैप के माध्यम से स्पष्ट हो जाए। ध्यान देंगे, ये जो क्षेत्र दिख रहा है इसके बारे में, रेड कलर के अंदर जो हमें दिख रहा है इसके बारे में आज हमको पढ़ना है। परंतु इसको समझने के लिए हमको आइट साइड के राजवंशों को भी थोड़ा थोड़ा समझना पड़ेगा, क्योंकि जब ये वकाटक वंश चलेगा उस समय ये लोग बीच बीच में आके आपको इंट्रोड्यूस होते जाएंगे। बीच बीच में इनका थोड़ा थोड़ा आपको जिक्र मिलेगा, क्षत्रपों का मिलेगा, गुप्तों का मिलेगा, इन सब का बीच बीच में आपको थोड़ा थोड़ा उल्लेख देखने को मिलेगा कि कभी समुद्रगुप्त आएगा, कभी चंद्रगुप्त की बेटी आ जाएगी, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। तो ये जो वंश आप देख रहे हैं, ये जो मुख्य रेड कलर के अंदर जो दिख रहा है ये वंश है आपका वकाटक वंश। पहले शुरुआत में इतना बड़ा नहीं था, बाद में चल के इतना बड़ा हुआ। ठीक है, उसी के साइड में आप जब आप देख रहे हैं ये है क्षत्रप। उसी समय आपने देखा था कि क्षत्रपों का भी हमारे भारत में, इसके पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्षत्रप लोग हमारे भारत में आ चुके थे। तो उन लोगों का ये सौराष्ट्र वाले क्षेत्र में उन लोगों ने अधिकार जमा के बैठा हुआ है वकाटक वंश के समय में। और ये जो आप क्षेत्र देख रहे हैं ये डॉट डॉट वाला, ये मुख्य रूप से गुप्त साम्राज्य की राजधानी वाला क्षेत्र, मगध वाला क्षेत्र है। ठीक है, जहाँ पे इन लोगों ने मुख्य रूप से शासन किया है वो है। परंतु गुप्त लोगों ने जब शासन किया तो उन्होंने अपने साम्राज्य को कुछ इस तरीके से फैलाया कि आगे चल के संपूर्ण भारत में गुप्त साम्राज्य आपको देखने को मिलेगा। तो शुरुआत में तो गुप्त यहाँ से शुरू हुआ, फिर धीरे धीरे करके आप देखेंगे जब वकाटक वंश चलने लगा, वकाटक वंश आ गया, उस समय गुप्तों की शाखाएं, ये जो नीला नीला आप मार्क देख रहे हैं, इस मार्क तक गुप्तों की शाखाएं फैल चुकी थी। ये सारी चीज़ें आपको इसके साथ लिंक करके पढ़ना है। ठीक, ये भारत का नक्शा है, इसके ऊपर हमें जाना नहीं है क्योंकि उसके ऊपर हमारे लिए कोई काम की चीज़ देखने को नहीं मिलेगी। जो नक्शा हमने आप अभी देख रहे हैं, इसी नक्शे के अंदर हम सारी की सारी चीज़ें पढ़ेंगे ताकि इसमें हमें एक एक बात स्पष्ट हो जाए। ठीक है, अब देखेंगे हम, चूँकि आज हम वकाटक वंश के बारे में पढ़ रहे हैं तो मुख्य रूप से आज हम वकाटक वंश को फोकस करते हुए पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश के अंदर अगर हम बात करें तो ये जो कुछ क्षेत्र आप बीच का देखेंगे ये मध्य प्रदेश का ही होगा। मध्य प्रदेश का नक्शा भले यहाँ नहीं बना है परंतु ये मध्य प्रदेश के बीच वाला क्षेत्र मध्य प्रदेश का ही है। ठीक है, और वकाटक वंश ना केवल मध्य प्रदेश में बल्कि संपूर्ण भारत में भी वकाटक वंश आपको देखने को मिलेगा। जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम वकाटक वंश को और खोद बीन के पढ़ लेंगे, परंतु अभी केवल हमें मध्य प्रदेश की दृष्टि से पढ़ना है। पुराण बताते हैं, पुराणों में ऐसा जिक्र है कि जो वकाटक वंश है इसका मध्य प्रदेश में जो क्षेत्र था वो था बुंदेलखंड वाला क्षेत्र। ये है बुंदेलखंड, और अगर बुंदेलखंड को आप मध्य प्रदेश के अंदर देखेंगे तो मध्य प्रदेश में जो छतरपुर, पन्ना, ये सतना वाला जो क्षेत्र आपको देखने को मिलता है ये कहलाता है आपका बुंदेलखंड। ठीक है, आगे चल के जब आप चंदेल वंश पढ़ेंगे तो उसमें जैजाक भुक्ति नाम का भी एक आपको शासक मिलेगा, उसी के नाम से बुंदेलखंड जाना गया। तो ये जो बुंदेलखंड वाला क्षेत्र है मध्य प्रदेश का, यहाँ पे मुख्य रूप से वकाटकों ने शासन किया। ठीक, अगर इसके संस्थापक की बात करें तो इस समय वकाटक वंश की जिस व्यक्ति ने स्थापना की थी उसका नाम था विंध्य शक्ति। ठीक है, वकाटक वंश का जो पहला शासक है उसका नाम है विंध्य शक्ति, और इसने जो अपने साम्राज्य की शुरुआत किया मध्य प्रदेश में, इसने जो अपना साम्राज्य स्टार्ट किया वो साम्राज्य इसने बुंदेलखंड से शुरू किया, और बुंदेलखंड में ही इसने वकाटक वंश की स्थापना की। तो हम ये कह सकते हैं कि विंध्य शक्ति जो है वकाटक वंश का प्रथम शासक हुआ। जब वकाटक सेन ने देखा कि उसने वकाटक वंश की स्थापना की, किसकी हम बात कर रहे हैं यहाँ पे, इसका जो विंध्य शक्ति है इसकी हम बात कर रहे हैं। जब विंध्य शक्ति ने देखा कि मैंने अपने साम्राज्य की स्थापना कर दी है तो बुंदेलखंड से उसने अपने साम्राज्य को लेके आया विदिशा वाले क्षेत्र में। हम मध्य प्रदेश को लेके चल रहे हैं तो विदिशा वाला क्षेत्र आपको पता है मध्य प्रदेश में बुंदेलखंड से थोड़ा नीचे साइड जब आप आते हैं तो आपको विदिशा मिलता है वहाँ पे। तो एक समय ऐसा भी आएगा कि जो विंध्य शक्ति है इसे विदिशा का शासक या विदिशा का राजा भी कहा गया। ठीक है, अब हम देखेंगे विंध्य शक्ति ने जो इस समय शुरुआत की है वकाटक वंश की बुंदेलखंड वाले क्षेत्र से, इसी के समय में वकाटक वंश की शाखाएं फैलना शुरू हो गई। अगर आप इस साम्राज्य को देखें तो आप देखेंगे इसने शुरुआत किया है बुंदेलखंड से, और ये वाला जो क्षेत्र देख रहे हैं यहाँ पे अगर वर्तमान भारत के नक्शे में आप समझेंगे तो ये हैदराबाद वाला क्षेत्र है एक्चुअल में। तो इसी के समय में बुंदेलखंड से लेके हैदराबाद तक इसका साम्राज्य फैल चुका था विंध्य शक्ति के समय में ही। जब विंध्य शक्ति शासक हुआ तो इसने बुंदेलखंड से लेकर हैदराबाद तक अपना पूरा शासन का विस्तार कर लिया। ठीक है, ये है विंध्य शक्ति की कहानी। विंध्य शक्ति के बाद इसका पुत्र होता है प्रवरसेन।
इसको प्रवर सेन प्रथम भी कह सकते हैं आप, क्योंकि ये पहला इसका विंध्य शक्ति के बाद शासक हुआ। विंध्य शक्ति का जो उत्तराधिकारी हुआ उसका पुत्र ही प्रवर सेन प्रथम वकाटक वंश का उत्तराधिकारी नियुक्त हुआ। ठीक है, अब अगला जो राजा होगा वो होगा प्रवर सेन प्रथम। जब प्रवर सेन का शासन आया वकाटक वंश में, तो आप देख रहे हैं कि प्रवर सेन का शासन हैदराबाद तक पूरा फैल गया है, और प्रवर सेन का जब आगे चल के जो उत्तराधिकारी होता है उसका नाम होता है गौतमी। ठीक है, ध्यान रखेंगे ये गौतमी, गौतमी पुत्र ऐसे करके आप लिख सकते हैं, ये है गौतमी एक्चुअल में। अब इसको समझेंगे हम, देखेंगे। विंध्य शक्ति संस्थापक, प्रवर सेन इसके बाद का शासक और गौतमी पुत्र इसके बाद का शासक। प्रवर सेन के समय तक पूरा साम्राज्य कहाँ तक फैल गया है? हैदराबाद फैल गया है। प्रवर सेन में पहले भी बता चुका हूँ कि प्रवर सेन की नीति जो थी वो दूसरे प्रकार की नीति थी। प्रवर सेन चाहता था कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार हमेशा युद्ध के माध्यम से करूँ, ऐसा जरूरी नहीं है। वो ये सोचता था कि मैं अपने साम्राज्य का विस्तार हो सकता है किसी और माध्यम से भी कर सकता हूँ, जिसमें कूटनीतिक माध्यम से वो क्या क्या कर सकता था, वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता था, व्यापारिक संबंध स्थापित कर सकता था, और भी किन्हीं दूसरे साम्राज्य के साथ अगर कोई संधि बंधी करके वो अपने साम्राज्य को फैला सकता था। तो उसने इस चीज़ों पे उसने फोकस किया। तो प्रवर सेन ने दिमाग लगाया कि अगर मुझे अपने साम्राज्य को फैलाना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में इसी समय आप देखेंगे नागवंश की शाखा भी चल रही है। हमने जो कल पढ़ा था नागवंश के बारे में, आपने देखा था नागवंश में भावनाग और नागसेन, गणपति नाग, ये सारे शासक हमने कल पढ़ा था। अब अगर हम मध्य प्रदेश के नक्शे को थोड़ा सा समझें तो ध्यान देंगे आप, यहाँ पे सभी लोग यहाँ पे ध्यान देंगे। ये मध्य प्रदेश का एक छोटा सा नक्शा मैं ऐसा बना देता हूँ आपके समझने के लिए। ठीक है, ये मध्य प्रदेश का नक्शा है। अब इस मध्य प्रदेश के नक्शे में आप ये वाले क्षेत्र को देखेंगे, ये है कहलाता है आपका ग्वालियर वाला क्षेत्र, इसको कहते हैं ग्वालियर। ठीक है, वर्तमान के मध्य प्रदेश में ये है ग्वालियर। आप जानते हैं कि जब नागवंशियों का शासक था तो ग्वालियर वाले क्षेत्र को हम कहते थे पद्मावती। ठीक है, और इस समय जिस समय प्रवर सेन का वकाटक क्षेत्र में राज्य चल रहा है, प्रवर सेन जब वकाटक साम्राज्य का राजा है, उसी समय पद्मावती का जो राजा है उसका नाम है भवनाग। इसको आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, दोनों चीज़, एक साइड वकाटक वाले साम्राज्य में प्रवर सेन का राज चल रहा है, दूसरे साइड आप देखेंगे मध्य प्रदेश के अंदर पद्मावती में नागवंशियों का शासक चल रहा है। इन्हीं नागवंशियों को हम कहते हैं भारशिव। ये नागवंशी हैं, नागवंश के शासक हैं, इन्हीं को हम कहते हैं भारशिव। दोनों नाम आपको ध्यान रखना है। तो भारशिव शासक भवनाग का इस वाले क्षेत्र में, मतलब मध्य प्रदेश के ग्वालियर वाले पद्मावती वाले क्षेत्र में भवनाग का शासन चल रहा है। चूँकि प्रवर सेन को ये पता था कि अगर मुझे मध्य प्रदेश में अपनी स्थिति को मजबूत करना है तो वो नाग शासकों के साथ संबंध करे या नाग शासकों के साथ अपने साम्राज्य को फैलाए। दो ही तरीके थे, या तो वो उनसे लड़ाई कर ले और उनके साम्राज्य पे अधिकार कर ले, जो कि उस तत्कालीन स्थिति के समय में पॉसिबल नहीं था, क्योंकि शुरुआत में वकाटक वंश इतनी मजबूत स्थिति में नहीं था, क्योंकि छोटे से क्षेत्र से उत्पन्न हुआ था वकाटक वंश। इसके बाद उसने ये भी देखा कि नागवंशियों के पास एक तो सेना भी अच्छी है और वो सैनिक प्रवृत्ति के भी लोग हैं, राजपूत टाइप के व्यक्ति हैं, लड़ाई के मामले में बहुत आगे हैं, तो आसानी से उनसे जीतना इतना आसान नहीं था। तो प्रवर सेन ने दिमाग लगाया, अपनी कूटनीतिक चाल चली यहाँ से, और अपने पुत्र गौतमी का विवाह उसने किया भारशिव नरेश भवनाग है इसकी पुत्री के साथ। ध्यान देंगे यहाँ से, ये जो गौतमी पुत्र है इसका विवाह हुआ नागवंशी रानी के साथ। ठीक है, नागवंशी रानी के साथ इसने विवाह किया। इन दोनों का विवाह हो गया, गौतमी पुत्र और नागवंश के रानी के साथ। अब ध्यान देंगे आप, यहाँ पे समझने वाली बात है। अब आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे प्रवर सेन ने दो चीज़ें की, वैवाहिक संबंध किया, इससे उसको नागवंशियों का सपोर्ट मिलने लगा, वकाटकों को। स्वाभाविक सी बात है, ससुराल पक्ष समधाना पक्ष है उसका, तो वकाटक वंश की जो भी मदद बन सकती है नागवंशी करेंगे, और नागवंशियों की जो भी मदद होगी वो वकाटक वंश करेंगे। ऐसे करके इनका साम्राज्य क्या हुआ, फेमस हुआ, थोड़ा सा बड़ा भी हुआ और इनकी ताकत भी बढ़ी, क्योंकि जो साम्राज्य पहले अकेला साम्राज्य था वकाटक के नाम से, अब उसका साथ देने के लिए नागवंशी खड़े हो गए हैं, और नागवंशी मध्य प्रदेश के सबसे ताकतवर शासकों में एक शासक माने जाते रहे हैं। आगे चल के गौतमी पुत्र और उसकी रानी से उनको कुछ पुत्र हुए, ध्यान देंगे, जिसमें से एक पुत्र का जिक्र आपको मिलेगा, इसका नाम है रुद्रसेन। ठीक है, रुद्रसेन। एक और इसका भाई था जिसका नाम था सर्वसेन। ये दोनों आपको आगे देखने को मिलेंगे। थे तो चार भाई, ठीक है, चार भाई थे। अगर आप आगे पढ़ेंगे इनके बारे में तो आप ये पाएंगे कि जो प्रवर सेन का साम्राज्य था वो चार हिस्सों में बढ़ गया।
कैसे कैसे बटा ये भी समझिए। हुआ ये कि प्रवरसेन प्रथम अभी जिंदा है, परंतु गौतमीपुत्र की किसी कारणवश मृत्यु हो जाती है। तो प्रवरसेन का उत्तराधिकारी एक्चुअल में होना चाहिए था गौतमीपुत्र। तो गौतमीपुत्र के शासनकाल में ही गौतमीपुत्र 4 बेटे भी हो गए उसके, पर उसका क्या हुआ, देहांत हो गया। अब देहांत हो गया तो दादा ये है, ये बाप है और ये उसके नाती पोता हैं, ये सारे हैं, तो साम्राज्य का उत्तराधिकारी इनमें से ही कोई बनेगा, स्वाभाविक सी बात है। तो गौतमीपुत्र के समय में ये तो मर गया, अब इसके जो बेटे हैं वो शासन करेंगे। अब ये 4 भाई थे, रुद्रसेन, सर्वसेन, 2 का नाम मुख्यतः ज्ञात नहीं है, मिलता है तो पता चल जाएगा। ये जो पूरा वकाटक साम्राज्य है ये 4 भागों में विभक्त हो गया। एक भाग मिला रुद्रसेन को, एक विभाग मिला सर्वसेन को और 2 अलग अलग भाइयों को मिला। अब आप यहाँ पे ध्यान देना कि कौन से साम्राज्य किसको किसको क्या मिला। ये जो रुद्रसेन है इसको हमारे मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र मिला और उसी में इसकी जो राजधानी थी वो थी नागपुर। ये वाला वकाटक वंश जो रुद्रसेन वाला है ये हमको मिला। एक और इसका वाला जो भाग है जो सर्वसेन इसका जो भाई है, इसको जो साम्राज्य मिला इसी मध्य प्रदेश के क्षेत्र के थोड़े नीचे आप जाएंगे तो एक शाखा इन्होंने यहाँ पे वत्सगुल्म के नाम से शुरू किया। वत्सगुल्म इनकी राजधानी थी सर्वसेन को। कहने का तात्पर्य ये हुआ कि वकाटक वंश जो 4 क्षेत्रों में बांटा गया, 4 भागों में बांटा गया, उसका एक भाग मिला रुद्रसेन को। जो भाग उसको मिला वो मध्य प्रदेश का दक्षिणी वाला क्षेत्र आप देखेंगे जिसकी राजधानी उसने नागपुर नियुक्त की। सर्वसेन को जो क्षेत्र मिला आप देखेंगे उसकी राजधानी उससे वत्सगुल में स्थापित की। बाकी के 2 भाइयों को जो क्षेत्र मिला, मध्य प्रदेश का जो आप छत्तीसगढ़ वाला क्षेत्र देखते हैं कौशल वाला, एक क्षेत्र उनको वो मिला और उसी के आसपास एक और उसके भाई को क्षेत्र दिया गया। कुल मिला के वकाटक वंश 4 हिस्सों में यहाँ से बढ़ गया। ठीक है, अब 2 शाखाएं इसकी प्रमुख रूप से आपको पढ़ना होता है। एक पढ़ना होगा सर्वसेन वाली वत्सगुल्म शाखा को और एक पढ़ना होगा रुद्रसेन वाली नागपुर वाली शाखा को। ठीक है, अब हम इनकी एक एक शाखा को पकड़ पकड़ के चलेंगे ताकि हम एक एक शाखा को मुख्य रूप से समझ पाएं उनकी बातें में। मैं पहली शाखा लेता हूं रुद्रसेन प्रथम की। ठीक है, ये है रुद्रसेन प्रथम। इसको जो शासन मिला था ये कुल मिला के आप ये मान लीजिए कि वकाटक वंश में जो विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन का जो क्षेत्र था कुल मिला के रुद्रसेन को मिला उसके दादा का क्षेत्र। दादा का जो साम्राज्य क्षेत्र था वही रुद्रसेन को मिला। सर्वसेन को मिला कुछ और क्षेत्र जो कि उसकी वत्सगुल में उसने राजधानी बनाया, बाकी को कौशल वाला छत्तीसगढ़ वाला ये क्षेत्र मिल गया। अभी हम पढ़ रहे हैं रुद्रसेन प्रथम के बारे में जो कि हमारे मध्य प्रदेश के लिए इम्पॉर्टेंट है। रुद्रसेन प्रथम का बेटा होता है पृथ्वीसेन प्रथम। ध्यान देंगे सब लोग, पृथ्वीसेन प्रथम ये भी इम्पॉर्टेंट है। और इसका बेटा होता है रुद्रसेन द्वितीय। ठीक, ये आपको दोनों को ध्यान से समझना है। रुद्रसेन प्रथम का बेटा पृथ्वीसेन प्रथम और पृथ्वीसेन प्रथम का बेटा हुआ रुद्रसेन द्वितीय। जब पृथ्वीसेन रुद्रसेन प्रथम के बाद शासक बना वकाटक वंश का रुद्रसेन वाली शाखा में, नागपुर वाली शाखा में, तो उसी समय आप ध्यान से देखेंगे कि ये जो गुप्त साम्राज्य है इस समय गुप्त साम्राज्य भी फैल रहा है। ठीक है, ये जो गुप्त साम्राज्य है ये संपूर्ण भारत में फैलने के लिए कगार में है। अब चूंकि आप जानते हैं कि इसके पापा जो थे गौतमीपुत्र थे, गौतमीपुत्र ने नागवंशियों से संधि करके शादी किया था और इसी से प्रेरित होके रुद्रसेन के वंशजों ने भी इस चीज़ से प्रेरित होके अपने साम्राज्य को विवाह संधि के माध्यम से साम्राज्य को फैलाना शुरू किया। क्यों? क्योंकि गुप्त साम्राज्य कितना बड़ा साम्राज्य है और वकाटक वंश ये है, और हर साम्राज्य को ये डर होता ही होता है कि उसको ये लगता है कि यार ये साइड वाला साम्राज्य इतना फेमस है, इतना बड़ा साम्राज्य है, तो आज नहीं कल मेरे ऊपर आक्रमण तो कर ही सकता है। तो उसके लिए वो पहले से ही तैयारी कर लेता है। तो तैयारी वो 2 तरीके से कर सकता है, या तो वो उसके युद्ध का आक्रमण जब भी होगा उसका सामना कर ले, या तो वो पहले ही कोई ऐसी संधि या प्रस्ताव पहुंचा दे जैसे विवाह संधि हो गया या फिर राजनीतिक संधि हो गया या साम्राज्य का भैया बगैर लड़ाई झगड़े करे बंटवारा हो गया। इन सारी चीज़ों को पहले ही वो सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो जब पृथ्वीसेन यहाँ का शासक बना तो उसको ये समझ में आ गया था कि ये जो गुप्त साम्राज्य हैं वह आगे चल के मेरे ऊपर आक्रमण कर सकते हैं, इसलिए इसके पहले ही उसने क्या किया, एक विवाह प्रस्ताव पहुंचा दिया गुप्त साम्राज्य के समय में, गुप्त साम्राज्य के पास। उस समय जो गुप्त साम्राज्य का जो शासक था उसका नाम था चंद्रगुप्त द्वितीय। ध्यान देंगे, चंद्रगुप्त द्वितीय ये भी अपने साम्राज्य का अच्छा राजा रहा है। अब इस चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम था प्रभावती। ध्यान देंगे, इसकी बेटी का नाम है प्रभावती। पृथ्वीसेन प्रथम ने प्रस्ताव पहुंचाया कहाँ, चंद्रगुप्त द्वितीय के पास, कि भैया मेरा लड़का जवान हो गया है जिसका नाम रुद्रसेन द्वितीय है,
आपकी लड़की भी है, खूबसूरत है, बहुत अच्छी लड़की है और मेरा बेटा भी पसंद करता है उसे, क्या आप शादी करवा लेंगे? ये प्रस्ताव आया। ठीक है। अब चूंकि गुप्तों को भी अपना साम्राज्य फैलाना था और कौन राजा चाहेगा कि मुझे लड़ झगड़ के साम्राज्य फैलाना है, उसने कहा कि अच्छा मौका है, वकाटक वाला क्षेत्र भी मेरा हो जाएगा, स्वाभाविक सी बात है, समध्याने बन जाएगा तो आज निकल वहाँ पे तो मेरा अपना क्षेत्र होगा ही होगा। तो प्रभावती को उन्होंने वकाटकों से विवाह इसलिए करवाया कि उनको गुप्तों की शाखा फैलाना था, और वकाटकों ने गुप्तों के साथ विवाह इसलिए करवाया क्योंकि वकाटकों को अपनी शाखा फैलाना था। दोनों पक्ष के समर्थक अपनी अपनी बातें रखते हैं, हमें उससे मतलब नहीं है। हमने ये देखा कि आगे चल के रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती का हो जाता है दोनों का क्या, विवाह है। ठीक है। कुल मिला के जो साम्राज्य समकालीन साम्राज्य थे आपस में वो समध्याने बन के बैठे हुए हैं, समधी बन गए। पृथ्वीसेन प्रथम और चंद्रगुप्त द्वितीय आपस में समधी हो गए और चंद्रगुप्त द्वितीय का जो दामाद बन गया उसका नाम हो गया रुद्रसेन द्वितीय। अब जब पृथ्वीसेन की मृत्यु हो गई तो स्वाभाविक सी बात है उसने शादी ब्याह अपने लड़के बच्चे का कर दिया है। अब जो साम्राज्य मिलेगा वो किसको मिल जाएगा, रुद्रसेन को ही मिल जाएगा। रुद्रसेन द्वितीय और प्रभावती इन दोनों के 2 बच्चे होते हैं, ध्यान देंगे दोनों का नाम और उनसे बहुत इंपॉर्टेंट लिंक आपकी जुड़ी हुई है। ठीक है। इनके 2 बेटे हुए, एक का नाम हुआ दिवाकर सेन और एक का नाम हुआ दामोदर सेन। दिवाकर सेन और दामोदर सेन। इतिहासकार कहते हैं कि रुद्रसेन द्वितीय जो कि पृथ्वीसेन प्रथम का बेटा है, इसने ज़्यादा समय तक शासन नहीं किया, केवल और केवल 5 वर्ष तक ही इसने शासन किया। ठीक है। अब स्वाभाविक सी बात है कि 5 साल तक ही अगर इसने शासन किया है और प्रभावती अभी अभी उसका विवाह हुआ है, लड़के बच्चे तो छोटे छोटे ही हैं, और चूंकि आप जानते हैं कि पुरुष प्रधान साम्राज्य शुरू से रहे हैं तो भले ही वहाँ पे महिला बस बची, अब तो प्रभावती ही बची है, उत्तराधिकारी तो छोटे छोटे हैं। तो ऐसा इतिहासकार मानते हैं कि बहुत समय तक प्रभावती ने इन बच्चों के नाम से अपने साम्राज्य को चलाया। ये कई बार पेपर में इंटरव्यू में आपसे पूछा जाता है कि वकाटक वंश के किस साम्राज्य की लड़की ने या किसने नारी ने इस साम्राज्य को आगे लेके गया या किसने इस साम्राज्य को चलाया, तो ये क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। आप देखेंगे कि जो दिवाकर सेन है, दिवाकर सेन इसका बड़ा बेटा था और दामोदर सेन छोटा बेटा था। ठीक है। तो प्रभावती ने एक समय तक वकाटक वंश में यहाँ पे इसने शासन भी किया है। ठीक है। परंतु शासन प्रभावती नहीं करती थी, प्रभावती केवल गद्दी पे भले ही बैठी थी, परंतु उसने जो शासन किया वो दिवाकर सेन के नाम से उसने शासन किया। ठीक है। 2 चीज़ें यहाँ से समझ में आती हैं। रुद्रसेन द्वितीय की मृत्यु के पश्चात प्रभावती ने वकाटक वंश की गद्दी संभाली। चूँकि नारी थी तो वहाँ पे बैठ नहीं सकती थी, उसके नाम से वो शासन नहीं चला सकती थी। काम भले ही कौन कर रहा है, प्रभावती कर रही है, परंतु नाम किसका चल रहा है, दिवाकर सेन का। ठीक है। दिवाकर सेन का। तो इसने जो गद्दी हासिल की वो दिवाकर सेन के नाम से हासिल की कि आज भले ये छोटा है, आगे चल के बड़ा होगा तो साम्राज्य को संभालेगा। और ऐसा ही हुआ। दिवाकर सेन ने कुछ समय बाद अपनी माँ का स्थान लिया, प्रभावती का स्थान लिया और वकाटक वंश को आगे बढ़ाया। इसकी भी बहुत जल्दी मृत्यु हो गई। ठीक है। ये भी बहुत जल्दी मृत्यु का शिकारी हो गया। तो आगे चल के इसका छोटा भाई दामोदर सेन वकाटक वंश का राजा बना, और यही दामोदर सेन आगे चल के आप देखेंगे प्रवरसेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हुआ। प्रवरसेन द्वितीय। ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज कर रहा हूँ मैं। रुद्रसेन और प्रभावती के 2 बेटे दिवाकर सेन और दामोदर सेन। रुद्रसेन बहुत जल्दी मृत्यु को हासिल कर गए, 5 वर्ष में इनका शासनकाल खत्म हो गया। तो बड़ी थी प्रभावती, बच्चे छोटे थे, तो प्रभावती ने दिवाकर सेन के नाम से साम्राज्य को संभाला। दिवाकर सेन बड़ा हुआ, साम्राज्य को भी संभाला, परंतु बहुत जल्दी इसकी मृत्यु हो गई। तो उसके बाद साम्राज्य का उत्तराधिकारी बना दामोदर सेन। दामोदर सेन आगे चल के प्रवरसेन द्वितीय के नाम से इसने शासन किया। 2 चीज़ें आपको समझ में आई। प्रवरसेन प्रथम आप समझ रहे हैं, बिल्कुल विंध्य शक्ति के बेटे का नाम था प्रवरसेन, वही प्रवरसेन द्वितीय अब आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। इसी प्रवरसेन द्वितीय ने अपनी राजधानी को प्रवरपुर स्थानांतरित कर लिया था। ये जो प्रवरसेन द्वितीय है आप देखेंगे शुरुआत में इनकी राजधानी कुछ और थी। जब प्रवरसेन द्वितीय बना शासक तो इन्होंने अपनी राजधानी कर ली प्रवरनगर। ठीक है। प्रवर देश इन्होंने, तो ये नगर ही किसने बसाया है, किसने बसाया, ये प्रवरसेन द्वितीय ने। प्रवरसेन द्वितीय ने ही अपने ही नाम पर अपने ही साम्राज्य को बढ़ाने के लिए इसने एक नगर की स्थापना की। उस नगर का नाम था
प्रवरपुर या प्रवरनगर, ये दोनों आप उसका नाम कह सकते हैं, ये उस नगर का नाम था, ठीक है। और आगे चल के इसने अपनी राजधानी को भी प्रवरपुर बना ली। अब आगे चल के जब आप देखेंगे तो प्रवरसेन द्वितीय का पुत्र हुआ। प्रवरसेन द्वितीय, हम यहाँ पे लिख रहे हैं उसको प्रवरसेन द्वितीय, ठीक है। प्रवरसेन द्वितीय, इसका आगे चल के पुत्र हुआ नरेंद्र सेन के नाम से, नरेंद्र सेन, ठीक है। ये वाकाटक वंश का अगला शासक हुआ नरेंद्र सेन। ऐसा कहा जाता है कि नरेंद्र सेन के समय में बस्तर के नल वंशियों ने आक्रमण कर दिया इसके ऊपर। बस्तर के जो नल शासक थे, उस नल शासक का नाम था भवदत्त वर्मा, ठीक है। इस समय बस्तर के जो नल वंशी शासक थे उसका नाम था भवदत्त वर्मा। इसने आक्रमण कर दिया किसके ऊपर? नरेंद्र सेन के ऊपर, ठीक है। जब नरेंद्र सेन शासक हुआ तो नल वंश के राजाओं ने, जिस समय जो राजा था उसका नाम था भवदत्त वर्मा, उसने आक्रमण कर दिया नरेंद्र सेन के ऊपर और नरेंद्र सेन अंततः पराजित हो गया और काफ़ी सारा हिस्सा वाकाटकों का नलों के अधीन चला गया। अब आप ऑलरेडी ये चीज़ देख रहे हैं कि नल शासक भवदत्त वर्मा ने वाकाटकों के ऊपर क्या किया है? ऑलरेडी आक्रमण कर दिया है और उनके बहुत सारे क्षेत्र पे उसने क्या अपना साम्राज्य स्थापित कर लिया, अधिकार कर लिया। तो हम ये कह सकते हैं क्या कि वाकाटक वंश अभी अपनी कमजोर स्थिति में आ गया है, नरेंद्र सेन के समय में कमजोर स्थिति में है। तो नरेंद्र सेन के बाद इसका पुत्र हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय, पृथ्वीसेन द्वितीय, ठीक है। हमारे पास जो ज्ञात साक्ष्य हैं, हमको जो चीज़ें मिली हैं, उसमें ये पाया गया है कि नरेंद्र सेन का बेटा पृथ्वीसेन द्वितीय जो है इस वाकाटक वंश की नागपुर वाली शाखा का सबसे अंतिम ज्ञात शासक है। तो पृथ्वीसेन द्वितीय वाकाटक वंश का ही अंतिम शासक है, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय अब वाकाटक वंश का अगला शासक हुआ। आपको मैंने एक चीज़ बताया था कि ये जो सर्वसेन है, इसका जो सर्वसेन का जो क्षेत्र था ये वत्सगुल्म वाला क्षेत्र था, ठीक है। और सर्वसेन जो है रुद्रसेन प्रथम का भाई था। 4 भागों में बटा था साम्राज्य, एक साम्राज्य बटा था रुद्रसेन को और एक साम्राज्य मिला सर्वसेन को। सर्वसेन ने जो स्थापना की थी वत्सगुल्म वाले क्षेत्र में, इसने अपने साम्राज्य की स्थापना की थी। अब जब सर्वसेन का जो वत्सगुल्म वाला क्षेत्र है, यहाँ पे पृथ्वीसेन के समय, जब पृथ्वीसेन नागपुर वाली शाखा का शासक है, इसी समय इस शाखा का जो शासक है उसका नाम है हरिसेन। ध्यान देंगे सब लोग, ठीक है। 2 शासकों को एक साथ लेके चलना है। वत्सगुल्म वाली शाखा का इतिहास हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना है, केवल हमें ये पढ़ना है कि मध्य प्रदेश वाली जो नागपुर वाली शाखा थी वाकाटक वंश वाली, उसमें पृथ्वीसेन द्वितीय जब शासक हुआ उस समय ये वत्सगुल्म वाली शाखा को भी हमको थोड़ा सा जिक्र देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वीसेन द्वितीय जब शासक हुआ उस समय ये जो वत्सगुल्म वाले शासक का शासक है, इसका नाम हरिसेन है, इसने आक्रमण किया पृथ्वीसेन द्वितीय के ऊपर। हैं तो ये चाचा के भैया, बड़े भाई के पुत्रों के ऐसे हैं, ये चाचा काका बाबा के लड़के हैं, परंतु आगे चल के कौन जानता है, कितनी सारी पीढ़ियां तो निकल गई। पृथ्वीसेन के भैया का वंशज वो है और रुद्रसेन प्रथम देखो, रुद्रसेन, पृथ्वीसेन के बाद आप रुद्रसेन द्वितीय, उसके बाद आप देखेंगे दिवाकर, दामोदर, कितने सारे लोग तो हो गए, फिर नरेंद्र सेन हो गया, फिर आया पृथ्वीसेन द्वितीय। तो ऐसे तो वहाँ पे भी चल गया होगा, बहुत लंबे पीढ़ी दर पीढ़ी निकल के आ गए। तो सर्वसेन की बहुत लंबी पीढ़ी में एक शासक था हरिसेन, और जिस समय हरिसेन का वत्सगुल्म वाली शाखा में शासन था, उसी समय पृथ्वीसेन द्वितीय का नागपुर वाली शाखा में शासन था। चूँकि ये कमज़ोर स्थिति में है, आप लोगों ने अब भी देखा है कि इसके ऊपर नल शासकों ने अब भी आक्रमण किया था, तो ये ऑलरेडी इसके काफ़ी कुछ भाग तो नलों के अंदर में चला गया, हाँ, भवदत्त वर्मा के अंदर चला गया। हरिसेन ने इसी चीज़ का फ़ायदा उठाया और सीधे सीधे उसने आक्रमण कर दिया पृथ्वीसेन द्वितीय के ऊपर। पृथ्वीसेन द्वितीय के ऊपर जब उसने आक्रमण किया तो ये वैसे ही कमज़ोर स्थिति में था, तो ये जो नागपुर वाली शाखा थी, अब इसमें मुख्य रूप से शासन किसका हो गया? वत्सगुल्म वाली शाखा का, ठीक है। पृथ्वीसेन द्वितीय को हराया हरिसेन ने और पूरे संपूर्ण वाकाटक क्षेत्र में अब एक ही शासन कर रहा है, उसका नाम है हरिसेन। तो हम ये कह सकते हैं कि शुरुआत में जो वाकाटक वंश की शाखाओं को अलग अलग किया गया था, उसको एक करने का, उसको इकट्ठा करने का काम किया हरिसेन ने। भले ही मार तोड़ के किया, युद्ध करके किया, जैसे भी किया, परंतु 2 टूटे टूटे खंडों को जोड़ने का काम किया किसने? हरिसेन। हरिसेन कौन है? सर्वसेन की वत्सगुल्म वाली शाखा का शासक है। अब यहाँ से 2 चीज़ें और आपको समझना है। आप देख रहे हैं कि जब कभी भी कोई भी बड़ा वंश बनता है तो उसके अंदर छोटे छोटे टुकड़े टुकड़े रूप में साम्राज्य काम करते हैं, सामंत लोग काम करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये वाकाटक वंश में अभी स्थिति खराब चल रही है, भाई भाई लड़ रहे हैं,
हरिसेन ने आक्रमण कर दिया, चाचा मामा काका बाबा के लड़कों आक्रमण कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, कहीं शासक जिंदा नहीं रह पा रहे हैं, 5-5 साल तक मर रहे हैं, ये सारी चीज़ें चल रही है। और उसी समय आप देख रहे हैं कि गुप्त साम्राज्य ऑलरेडी अपने भारत में पैर पसारने की कोशिश कर रहा है। तो स्वाभाविक सी बात है कि वाकाटक के अंदर जितने लोग काम कर रहे होंगे या जितने सामंत काम कर रहे थे वाकाटकों के अंदर, उनको अपनी सिक्योरिटी को लेके, अपनी सुरक्षा को लेके थोड़ा सा क्या हुआ, थोड़े आश्चर्यचकित हो गए, वो थोड़े से घबरा गए कि अगर ये वाकाटकों के बीच में ऐसा चल रहा है तो कल को अगर कुछ हो जाएगा तो हमारी रक्षा कौन करेगा। और उनके सामने ऑप्शन भी ये दिख रहा था कि गुप्त साम्राज्य, इतना बड़ा साम्राज्य ये फैल रहा है, तो उन्होंने ये सोचा कि जितने सामंत वाकाटकों के अंदर थे, जो उनके अधीन काम करते थे, उन्होंने अब गुप्तों की शरण ले ली। धीरे धीरे करके जो वाकाटकों का क्षेत्र था वो गुप्तों की तरफ जाने लगा। धीरे धीरे करके जो वाकाटक वाला क्षेत्र था वो गुप्तों का क्षेत्र बनने लगा और वाकाटक वंश धीरे धीरे करके समाप्त हो गया। अधिकतर इतिहासकार बोलते हैं कि पृथ्वीसेन द्वितीय के बाद तो वाकाटक वंश की जानकारी ही नहीं मिलती मध्य प्रदेश वाले क्षेत्र में। हरिसेन के बाद भी हमें वाकाटक वंश की जानकारी नहीं मिलती, परंतु हमें ये देखना रहेगा जब हम भारत का इतिहास पढ़ेंगे तो ये तो मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश की बात करें हमने, अभी संपूर्ण भारत में आप देखेंगे तो वहाँ पे आपको जो दक्षिण कौशल वाले क्षेत्र में इनके जो भाई लोग शासन कर रहे हैं उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे, पर वो पढ़ेंगे हम भारत के इतिहास में, वो मध्य प्रदेश के इतिहास में लेके मध्य प्रदेश के राजवंशों में उसको शामिल नहीं किया जाएगा। तो ये है लगभग आपका पूरा वाकाटक वंश। इसके बाद वाकाटक वंश की कोई जानकारी मध्य प्रदेश के क्षेत्र में तो नहीं है, भारत के क्षेत्र में होगी तो हम भारत के क्षेत्र में देख लेंगे। एक बार फटाफट हम इसका छोटा सा रिवीजन करते हैं, क्विक रिवीजन करते हैं। शुरुआत में वाकाटक वंश की स्थापना बुंदेलखंड में विंध्य शक्ति ने की। विंध्य शक्ति के बाद प्रवरसेन प्रथम इस वंश का शासक बना। इसने अपने साम्राज्य को हैदराबाद वाले क्षेत्र तक फैला दिया, नर्मदा नदी वाले पूरे क्षेत्र में इसने फैला दिया। प्रवरसेन प्रथम का बेटा हुआ गौतमीपुत्र नाम से। गौतमीपुत्र का विवाह इन्होंने किया किसके साथ, नागवंशी शासक भवनाग की पुत्री के साथ इन्होंने विवाह किया। इन दोनों के 4 बेटे हुए, एक का नाम था रुद्रसेन, एक का नाम था सर्वसेन, बाकी 2 का नाम पता नहीं है क्या है, आगे चल के देख लेंगे मिल जाता है। तो जो साम्राज्य है ये 4 भागों में विभक्त हुआ, एक भाग मिला रुद्रसेन को, दूसरा भाग मिला सर्वसेन को, ठीक है। और भी 2 भाग बने जो उनके 2 भाइयों को मिले। मुख्य रूप से मध्य प्रदेश में किनके पास शासन था, रुद्रसेन के पास और एक सर्वसेन के पास। आप देखेंगे रुद्रसेन वाला जो क्षेत्र था वो उसके दादा का जो साम्राज्य था वही उसको मिला और उसकी राजधानी नागपुर बनी, जबकि सर्वसेन को जो क्षेत्र मिला वो आउटसाइड वाला क्षेत्र मिला और उसकी राजधानी बनी वत्समुगुल। ये दोनों क्षेत्र आपको देखने को मिलेंगे। पहली शाखा की अगर हम बात करें, रुद्रसेन प्रथम की शाखा की अगर बात करें तो रुद्रसेन प्रथम का बेटा हुआ पृथ्वीसेन प्रथम। पृथ्वीसेन प्रथम के समय ही आप देखेंगे गुप्त साम्राज्य अपने पैर पसारने की कोशिश कर रहा था। उस समय गुप्त साम्राज्य का शासक चंद्रगुप्त द्वितीय चल रहा था। चंद्रगुप्त द्वितीय की बेटी का नाम प्रभावती था। प्रभावती भी बड़ी हो गई थी। पृथ्वीसेन का बेटा भी था रुद्रसेन द्वितीय, ये भी यंग था, ये भी जवान था। इन्होंने साम्राज्य को विस्तार करने के लिए चाहे वाकाटकों ने गुप्तों के साथ या गुप्तों ने वाकाटकों के साथ, दोनों को आप लेके चल सकते हैं। इन्होंने विवाह किया, दोनों के साथ विवाह हो गया। रुद्रसेन द्वितीय का विवाह हो गया प्रभावती के साथ। प्रभावती के बेटे हुए, 2 बेटे हुए, एक का नाम दामोदर सेन, एक का नाम हो गया क्या, एक का नाम दामोदर सेन और एक का नाम दिवाकर सेन। दिवाकर सेन बड़ा बेटा था। अब आप आगे देखेंगे कि रुद्रसेन द्वितीय का बहुत जल्दी निधन हो जाता है, 5 वर्ष की उम्र में इनका मृत्यु हो जाती है और दोनों बच्चे आपके छोटे छोटे होते हैं। छोटे छोटे होने के कारण प्रभावती वाकाटक वंश की शाखा को संभालती है, उसके साम्राज्य को संभालती है, शासन को संभालती है। किसके नाम से, दिवाकर सेन के नाम से। दिवाकर सेन के नाम से प्रभावती वाकाटक वंश की अगली शासक नियुक्त हो जाती है, परंतु नाम दिवाकर सेन का चलता है। बड़े होकर दिवाकर सेन साम्राज्य को संभालता है, परंतु ये भी बहुत जल्दी मृत्यु को हासिल कर लेता है और आगे चल के उसका छोटा भाई दामोदर सेन इस वंश का अगला शासक नियुक्त होता है। ये जो दामोदर सेन है आगे चल के इतिहास में प्रवरसेन द्वितीय के नाम से प्रसिद्ध हो गया। तो प्रवरसेन द्वितीय अब इस वंश का अगला शासक हो गया। प्रवरसेन द्वितीय जब शासक बना तो उसका बेटा नरेंद्र सेन भी आ गया और नरेंद्र सेन के समय में आप देखेंगे बत्सर के नल शासकों ने यहाँ पे आक्रमण कर दिया था। उस समय बत्सर का जो नल शासक था उसका नाम था भावदत्त वर्मा। इसने जब यहाँ पे आक्रमण किया तो पूरा जो वाकाटक वंश था वो जर्जर कंडीशन में आ गया, कमजोर सिचुएशन आ गई। नरेंद्र सेन का बेटा हुआ पृथ्वीसेन द्वितीय। पृथ्वीसेन द्वितीय के समय में हमने देखा था कि सर्वसेन की जो वत्सगुल्म शाखा थी उस समय उस शाखा का राजा था हरिसेन। हरिसेन ने इस शाखा के ऊपर, नागपुर वाली शाखा के ऊपर, मतलब पृथ्वीसेन द्वितीय की शाखा के ऊपर इसने आक्रमण किया और दोनों वंश जो टूटे टूटे भागों में टुकड़े के रूप में फैले हुए थे उन दोनों को इकट्ठा करके एक बड़े साम्राज्य की स्थापना कर दी वाकाटक वंश के बारे में। इसके बाद वाकाटक वंश की मुख्य रूप से जानकारी हासिल नहीं होती है। भारत के संदर्भ में अगर होगी तो हम भारत के इतिहास में उसको देखेंगे। ये है मध्य प्रदेश में वाकाटक वंश।